जैसा कि आप सब जानते हैं, रविवार को हमारा सत्र विशेष तौर पर डाइट एंड न्यूट्रिशन पर समर्पित रहता है और इसमें हम विशेष तौर पर हमारी कनिष्का जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर कनिष्का सिंह जो हैं देश के जाने माने प्रतिष्ठित जो खाद्य साइंटिस्ट हैं, फूड साइंटिस्ट हैं, उनमें आपका नाम आता है। साथ ही आप देश के कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं और वर्तमान समय में एज ए प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं में होने वाले सामान्य रोग। आज जानेंगे कि हमारी कौन कौन सी फूड हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सामान्य तौर पर महिलाएं रोगग्रस्त हो जाती हैं, तो क्या वे साधन है, क्या वो बदलाव हैं जिनके द्वारा हम रोग मुक्त हो सकते हैं। ज्यादा समय लेते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कनिष्का सिंह जी को। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर कनिष्का सिंह जी हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। माइक ओवर टू यू मैम, आप सत्र शुरू कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। सेशन में आज के जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। आज का जो सेशन है वो वुमेन फोकस रहेगा, क्योंकि काफी समय से मेरे पास हमेशा इंक्वायरी आ रही थी कि वुमेन पे थोड़ा डिसीज रिलेटेड या उनके जो कॉमन यूज में जो यूज डेली लाइफ में या हेल्थ के पर्सपेक्टिव से वो अप्लाई करके कुछ ऐसा सेशन लेके आए। तो आज का सेशन जनरल रहेगा, बहुत ज्यादा साइंटिफिक और डिटेल नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने सवाल करें, सेशन के बीच में भी पूछ सकते हैं, बट वुमेन डिसीज रिलेटेड ही होना चाहिए। किसी और टॉपिक पे जो है मैं क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन यंग वुमेन। जब हम यंग वुमेन की बात करते हैं, ये जो वुमेन टर्म है, महिला टर्म है, जो है वो आम तौर पे लोगों को लगता है कि जब 25 साल से ऊपर की जो है लड़की है, क्योंकि हम 25 साल वाली स्त्री को भी जो है लड़की कहते हैं, 30 साल वाली को भी लड़की कहते हैं 40-45 साल वाली को भी लड़की कहते हैं। बट टेक्निकली ये समझने की बात है कि वुमेन की जो कैटेगरी है वो किस एज से शुरू हो जाती है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एज ग्रुप को समझना और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने शरीर में आने वाले बदलाव और जो आने वाली उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, शरीर से जुड़ी हुई, आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई, वो आप ध्यान रख सकें। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं, अभी तो हम इतने बड़े हुए नहीं हैं कि हमको ये समस्याएं कैसे आ गई या कैसे अभी नहीं आएंगी, लेकिन जब आ जाती हैं तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं और तमाम तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं अपने, चाहे अपने आप से हो चाहे अपने डॉक्टर से हो। लेकिन जब हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा एज ग्रुप क्या है और उस एज ग्रुप में किस तरीके की बीमारियां ज्यादातर होती हैं, और तो हम उनको समय रहते प्रिवेंशन जैसा जो कंपोनेंट है वो हम अपनी हेल्थ में नहीं लेके आ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते यंग वुमेन की कैटेगरी में किस एज ग्रुप को हम रखते हैं। यंग वुमेन की जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, यानी कि जब स्त्री में या महिला के शरीर में जो है प्रजनन क्षमता जो है परिपक्व होने लगती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव उस एज ग्रुप को कहते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करने की क्षमता उसमें आ जाती है। वो एज ग्रुप होता है 15 साल से लेके 45 साल तक। थोड़ा सा ऊपर भी ले लेते हैं क्योंकि 45 साल से ऊपर की महिला भी रिप्रोडक्टिव होती है, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, आमूमन बहुत डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि 45 से ऊपर की जो एज है धीरे धीरे उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंज आने लगते हैं और वो बॉडी जो है मीनोपॉजल एज की तरफ बढ़ने लगती है, मीनोपॉजल कंडीशन की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कि उसके बॉडी में जो
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है वो धीरे धीरे है, उसका उसमें फ्लक्चुएशन आने लगता है, वो कम होने लगती है और धीरे धीरे बाय 55 अराउंड वो जो है सीज आउट हो जाते हैं। 55 to 60 की रेंज के बीच में वो सीज आउट हो जाती है, मतलब पूरी तरह से बंद हो जाते हैं पीरियड आना, उसको मीनोपॉजल एज कहते हैं। तो देखा जाए तो 45 के अराउंड वो प्री मीनोपॉजल कंडीशन को एक्सपीरियंस करती है। तो उसको हम क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव एज में नहीं रखें। तो 15 to 45 इयर्स का जो ड्यूरेशन है वो रिप्रोडक्टिव एज में आता है, और इसी एज ग्रुप को हम यंग वुमेन की एज ग्रुप या यंग वुमेन का जो टेन्योर है वो कहते हैं। सारा जो इशू होता है महिला में, इसी ज्यादातर जो है इसी बड़े 15 से 45 साल की एज ग्रुप के फीमेल्स को सबसे ज्यादा होता है। हालांकि अब जो है 15 साल से नीचे जो है बच्चियां, उनकी उम्र में भी कई तरीके की समस्याएं ज्यादा आ गई हैं, लेकिन जब वो प्यूबर्टी हिट करती है उसके उस ड्यूरेशन में 1-2 साल के बाद नाउ वो जो है लगभग 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी ऑन एवरेज हिट हो जाती है, 11 से 12 साल की उम्र में अगर बॉडी हेल्दी है तो उसको 2-3 साल 4 साल लगते हैं अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में, और लगभग 15 से 16 साल की उम्र में वो प्रजनन क्षमता धारण करने लायक उसका शरीर इनिशियल स्टेज में हो जाता है। परिपक्वता तो 20 के बाद ही आती है, लेकिन धारण कर सकता है, जो है गर्भ धारण करने की स्थिति आती है। तो अब बात करते हैं कि जो ये 15 से 45 साल का जो एज ग्रुप है इसको हम यंग मेन का एज ग्रुप कहते हैं। और इसमें जो समस्याएं आती हैं, मैंने बहुत सारी समस्याओं को यहाँ कवर नहीं किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है उन पे हम आज चर्चा करेंगे। आप सेशन के बीच में सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं आज के सेशन में जो आप उनसे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, डाइटरी नहीं होगा लेकिन मेडिकल होगा। सबसे पहला जो समस्या आता है, जो सभी एज ग्रुप में 15 ईयर्स की, 15 से 20 साल वाली हो या 20 से 25 की हो, 25 से 30 की हो, 30 से 40 की हो, या तो सभी एज ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईटिंग डिसऑर्डर्स का। ईटिंग डिसऑर्डर्स कई सारे होते हैं, और जो अगर हम कंबाइनली उनसे डिसऑर्डर्स को कहें तो वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम से हम उनको जानते हैं। तो जैसे बिंज ईटिंग हो गया, ठीक है, इमोशनल ईटिंग हो गया, इसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा है, ठीक है, ये सारी जो ईटिंग है ये ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये महिलाओं में ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा जो खाने का जो भूख लगना है और भूख नहीं लगना है, ये दोनों चीजें जो हैं ये हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। हार्मोन पे डिपेंड करती हैं, प्लस हमारी न्यूरल एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमारा जो ईटिंग सेंटर है जो वो हमारे ब्रेन में होता है। तो दोनों चीजें जो है फीमेल की बॉडी में इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं। और फीमेल में इस एज, खास करके आज की जो यंग वीमेन हैं, उनमें ये जो डिसऑर्डर्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स वो बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अभी आने वाले बच्चियों में तो, आई एम सॉरी, तो अब ये जो ईटिंग, ये क्यों होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स का सबसे कॉमन कारण है कि आपका जो खाना है, जो फूड वट एवर जो भी खाना है आपका, वो जो भी खा रहे हैं
उसमें क्या कंपाउंड मिला हुआ है, क्या उसका प्रभाव है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो बाहर के खाना फीमेल्स में ज्यादा हो गया है। बच्चियां बाहर बहुत खाती हैं, पहले नहीं खाती थी, ठीक है। और दूसरा, उनका बॉडी वर्कआउट बहुत कम हो गया है। देखिए, सारे दिन चलना इज नॉट अ वर्कआउट। आप सारे दिन खड़े रहिए, सारे दिन चलिए, तो सिर्फ आपका पैर ही चल रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसे वर्कआउट नहीं कह सकते, बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी ज्यादा जैसे पीयर प्रेशर हो गया, पीयर इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, और हार्मोनल इश्यूज हो गए जिनको टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं, या इमोशनल इश्यूज हो गए जिनको टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता, या टाइमली छोड़िए, उनको एड्रेस कैसे भी नहीं किया जाता, या तो ओवर एड्रेसिंग हो जाएगी या बिल्कुल अंडर एड्रेसिंग होगी इश्यूज की। तो वो सारी चीजें जो है मिला के आपको जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए का एक रिजल्ट आपको देती है, जो महिलाओं में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कई तरीके की समस्याएं उनमें होती हैं। जैसे या तो वो बहुत ज्यादा अंडर वेट हो जाएंगी, ठीक है, बॉडी कॉन्शियस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो अपना नॉर्मल हेल्दी वेट नहीं मेंटेन करती हैं, और बहुत सारे बहुत मतलब स्किनी हो जाएंगी। उनकी जो बॉडी का जो नेचुरल वाटर है जो उनकी बॉडी को पंप रखता है वो नहीं होगा और होगा तो बहुत ज्यादा केयर फ्री हो जाएंगी, तो वो बहुत ज्यादा खाती हैं कि हम तो बॉडी में जैसे हैं नेचुरल वैसे रहें, तो उसको वो ऐसा टैग लाइन दे के वो अपनी बॉडी का जो हेल्दी वेट है वो मेंटेन नहीं करती हैं। वो क्या नाम है, आप वो ओवर वेट हो जाती हैं, ओवर वेट को टाइमली एड्रेस नहीं करती हैं, राइटली एड्रेस नहीं करती हैं, इस तरीके की समस्या आती है। दूसरा, एक ईटिंग डिसऑर्डर के बाद सबसे कॉमन समस्या महिलाओं में या बच्चियों में जो है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो, वो एवर, और पर्टिकुलरली यंग वुमेन में ही नहीं, इवन इन मीनोपॉजल वुमेन, जब भी आपका हार्मोनल ट्रांजिशन होगा, ये प्रॉब्लम नॉर्मल से ज्यादा लेवल पे से ज्यादा ऊपर बढ़ेगी। यानी कि जो एक आम लेवल पे प्रॉब्लम होती है, उससे कई गुना ज्यादा परसेंटेज में उस समय प्रॉब्लम आएगी, उन महिलाओं को प्रॉब्लम आएगी जो हार्मोनल शिफ्ट को एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे 15 साल से या 14 साल से 16 साल का स्पैन। दूसरा, आपका 28 से लेके 32 का स्पैन। फिर आपका लगभग 40 से लेके आपका 43 44 के करीब का स्पैन जो है, वो उस ड्यूरेशन में फीमेल्स ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं ये चीजें। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है डिप्रेशन और एंजाइटी की। हर कोई फीमेल एक्सपीरियंस करती है एट सम पॉइंट और दी अदर। देखिए, डिप्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेटेड होना डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन इज अ डिसीज, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। एंग्जाइटी डिसीज नहीं है, एंग्जाइटी एक कंडीशन है, लेकिन अगर वो ट्रीटेड नहीं होती है तो वो डिप्रेशन को जन्म दे सकती है। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, तो इसलिए, बट एंग्जाइटी जो है वो फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती है। बहुत जल्दी घबरा जाना, किसी सिचुएशन को डील ना कर पाना, पैनिक अटैक्स भी होते हैं फीमेल्स को मेनी टाइम। तो ये सारी चीजें जो है उनकी होती हैं। अब बात आती है कि किसी भी तरीके की कंडीशन में अगर आपको डिप्रेशन है, डिप्रेसिव फील कर रही हैं, मैनी टाइम्स डिप्रेसिव कंडीशन जब मेडिकल कंडीशन बन जाती है, क्लिनिकल डिप्रेशन जब की बात का अगर हम करते हैं, तो कई बार वो कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपकी जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगते हैं इन अ वेरी नेगेटिव वे। तो सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं बढ़ जाती हैं, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, और मतलब अटैकिंग टेंडेंसीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि आप दूसरों को भी नुकसान कर सकते हो, ठीक है।
तो बहुत पर्टिकुलरली दूसरों को नुकसान करने से ज्यादा डिप्रेसिव जो व्यक्ति है वो खुद को ज्यादा नुकसान करता है। तो यहाँ उसको अकेले छोड़ना, उसका किसी भी तरीके का साइकोटिक बिहेवियर जनरेट होना, ये कॉमन हो सकता है अगर बहुत एक्सट्रीम में अगर कंडीशन जाती है तो अब सबसे पहले उतना एक्सट्रीम में कंडीशन क्यों लेके जाए? जब हमें पता है हमारी बॉडी में चेंज आता है, हमको एक्सपीरियंस होने लगता है कि यार लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, और अगर नॉट वेल वाला जो कंडीशन है वो बहुत लंबे समय तक या थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट हो रहे हैं उसके एपिसोड्स, तो हम करें क्या, कैसे हम चेक करें? क्योंकि डिप्रेशन शक्ल से तो एकदम दिखता नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आप चेक कर सकते हैं कुछ परसेंटेज में, बट क्योंकि डिप्रेशन जो है वो न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर में चेंज लेके आता है, आपके हार्मोनल उसमें चेंज लेके आता है, तो आप अपने बायोकेमिकल टेस्ट से भी डिप्रेशन के कंडीशन को एनालाइज कर सकते हैं। और किन टेस्ट का इस्तेमाल करें जिससे कि आपका डिप्रेशन एंजाइटी जो है आपका टेस्ट हो सकता है, वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको थायराइड के टेस्ट कराने होंगे। अगर देखिए थायराइड ग्लैंड जो है आपकी, एक तरीके से वैसे तो हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन थायराइड जो है सेकंड मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं आपकी बॉडी की, क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। और थायराइड का टेस्ट आप ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी करा सकते हैं, क्योंकि थायराइड जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी को रेगुलेट करती है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी है तो आप थायराइड के टेस्ट कराएं, ठीक है। जो हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, थायराइड मालफंक्शनिंग के, उनमें डिप्रेशन एंजाइटी के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, और वो एक रिस्क जोन में होते हैं। इसके अलावा किन महिलाओं में किन, देखिए थायराइड का टेस्ट तो कोई भी करा सकते हैं मेल फीमेल, लेकिन फीमेल में किन पर्टिकुलर टेस्ट को कराएं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट को फीमेल्स कराएं। और क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट होते हैं ये आम टेस्ट नहीं होते हैं, आपको नॉर्मल आपके पैथ लैब में मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट रिकमेंड नहीं करती है। वो आपको अगर चाहिए, क्योंकि लोग आमतौर पे कराते नहीं, नो बडी टेस्ट फॉर डिप्रेशन, कोई टेस्ट नहीं कराता, कोई चेक नहीं कराता कि वो उनको है या नहीं है। लेकिन जब बाद में समस्याएं जीवन में खराब हो जाती हैं, ऑर्गन्स वर्क करने बंद करते हैं, तो वो जो है मल्टीपल स्कैनिंग टेस्ट कराते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट आप अपने डॉक्टर से लिखवा लीजिए। आप 5 से 6 महीने के अंदर कम से कम एक बार, साल में 1 से 2 बार आप टेस्ट अपने कराएं, कंपल्सरीली कराएं। इसके अलावा मेल्स में और फीमेल दोनों में आप करा सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन के टेस्ट। टेस्टोस्टेरॉन भी दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल्स में डोमिनेंट होता है, फीमेल में जो है सप्रेसिव होता है ये हार्मोन, और वाइस वर्सा, मेल में जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसिव होंगे, टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेंट होगा। लेकिन आप अगर करा रहे हैं तो ये भी आप टेस्ट करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट भी करा सकते हैं, ऑक्सीटोसिन का टेस्ट आप करा सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी जैसा है। इसके अलावा कॉर्टिसोल का और एड्रिनलिन का टेस्ट करा सकते हैं आप। कॉर्टिसोल का टेस्ट आपका कई तरीके की चीजों को के लिए एज अ बायोमार्कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन टेस्ट को आप करा सकते हैं। इन टेस्ट के जो लेवल्स हैं उससे आपकी बॉडी के इंटरनल हार्मोनल लेवल्स को का पता चलेगा, और डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट लाइन में आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी बड़ी समस्या जो महिलाओं में है वो है एंडोमेट्रियोसिस की। आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अगर एक सेपरेट सेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको
आप किस तरीके का सेशन जो है चाहते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बच्चियों में भी होती है। 20-21 साल की जो लड़कियां हैं, यंग अभी मैरिटल एज ग्रुप में एंटर कर रही हैं, उसमें भी ये समस्या है। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले तो वन किसी किसी को होती थी, ये अब इसमें क्या होता है, आपकी हार्मोनल पीरियड साइकिल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो अब एंडोमेट्रियोसिस में सबसे पहले तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन आपका एंडोमेट्रियोसिस में होगा। आप गायनी के पास जाएंगी तो गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन करती है। इसके अलावा सबसे बेस्ट इसका डायग्नोसिस होता है, आप स्कैन भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, बट अल्ट्रासाउंड में उतना क्लियर नहीं आता, काफी कुछ आइडिया लग जाता है कि कंडीशन क्या है। तो यू कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल लोअर पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, लोअर एब्डोमिन में या पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपका, आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन लेना होता है, आप गायनेकोलॉजिस्ट से वो लिखवा ले, वो हो जाता है। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट है जिसको आप करा के, अगर आप लेप्रोस्कोपी नहीं अभी इनिशियल स्टेज में जाना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन हो, तो कौन सा ब्लड टेस्ट कराएं? ये है सीरम CA-125 एंटीजन टेस्ट। आपका जो मतलब मेरे को सुन रहे हैं, ये टेस्ट जो है आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं कि किस चीज में कौन सा टेस्ट कराएं। एंडोमेट्रियोसिस में सीरम CA-125 एंटीजन टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट है। बेसिकली ये बायोमार्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है, डॉक्टर्स इसको बायोमार्कर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लेप्रोस्कोपी नहीं करा पा रहे हैं इनिशियल स्टेज में, तो ये टेस्ट से आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन का पता जो है चल जाएगा, उसका लेवल का कंफर्मेशन हो जाएगा। एंड फर्दर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ योर गायनी ऑब्स्टेट्रिशियन या जो सर्जन है आपका, उसके हिसाब से आप अपना लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी जो है पेनलेस होती है, तो थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन वो उतना नेग्लिजिबल होता है, तो आप आराम से करा सकते हैं। अब फोर्थ जो इश्यू है एंडोमेट्रियोसिस के बाद, जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है PCOS का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। अब देखिए, दो तरीके की कंडीशन आती है यहाँ पे, PCOS एंड PCOD। ठीक है, PCOS जो है एक सिंड्रोम है, डिसीज, PCOD एक डिसीज है। जब ये सिंड्रोम डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि PCOD में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कोई ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब वो PCOS की कंडीशन में होता है, तो वो ट्रीटेबल कंडीशन में उसे उसे ट्रीट किया जा सकता है। तो एक बात मैं यहाँ बता दूं, PCOS PCOD इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। ये हार्मोनल हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है जरूर, लेकिन ये पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिसीज है। और आपके लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन बेस ही इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे सस्टेनेबली वर्क करेगा। आप बाकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन ओनली फिजिकल एक्टिविटी एंड योर डाइटरी changes will help you out, nothing else will give you a sustainable or stable results। अब PCOS में कौन कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं? पेल्विक एग्जामिनेशन और आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो तो डेफिनेटली आपका जो करेगा। लेकिन टेस्ट में आप कौन कौन से टेस्ट कराएं वो आपको बता। एक है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
दूसरा है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है TSH अगेन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगेन थायराइड ग्लैंड यहाँ पे भी आपको इन्वॉल्व मिलेगी, ठीक है। और एक एस्ट्रोजन का टेस्ट होता है, एस्ट्रोजन का टेस्ट नॉर्मली नहीं होता है, अगेन आपको अगर PCOS की स्पेशल रिकमेंडेशन है तो आपको वो टेस्ट कराना होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी अगर आप एक हेल्थ चेकअप करा रही हैं, कोई भी फीमेल है 15 to 45 ईयर्स की एज की कोई भी फीमेल है, एवरी ईयर कुछ बेसिक टेस्ट कराएं ही कराएं, जिनमें FSH, LH, TSH, T3, T4, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट आपके हार्मोन्स के उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके अदर स्कैन्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आपका वेट भी मैटर करता है, आपके और भी जो टेस्ट हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में, अकॉर्डिंगली की डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकती है। या अदर कोई कोमॉर्बिडिटी अगर है आपके पास साथ PCOS के साथ, जैसे आपका वेट अगर ज़्यादा है या आपको डायबिटीज़ है या कोई और या प्री डायबिटिक कंडीशन है, कुछ भी ऐसा है तो वो अकॉर्डिंगली आपको अदर एसोसिएटेड टेस्ट आपको बताएंगे। इसके बाद एक फीमेल्स में बहुत कॉमन इशू आता है, ये तो बहुत सभी नोटिस भी करते हैं, ये चाहे ईटिंग डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंडोमेट्रियोसिस एंड PCOD। एक है जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई ऑल्सो सफर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इशू, दैट इज माइग्रेन। तो माइग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा कई तरीके के माइग्रेन के डायग्नोस्टिक लाइंस होती हैं, मतलब कई तरीके से आप माइग्रेन को एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो माइग्रेन में हम जो है ज़्यादातर स्कैनिंग, जो हेड स्कैनिंग है वो हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो माइग्रेन को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ESR एक ब्लड टेस्ट होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ESR वो निकालते हैं, तो ESR के लेवल से आप माइग्रेन को कुछ हद तक आप डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि ESR जो है आपके इन्फ्लेमेशन के रेट को या इन्फ्लेमेशन के लेवल को, सर के अंदर कितना इन्फ्लेमेशन, ब्लड में कितना इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि ब्लड का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ सप्लाई होता है वो ब्रेन में होता है। अगर ब्लड इन्फ्लेम्ड है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पहुंचेगा ही पहुंचेगा 100%। तो वो ब्लड में इन्फ्लेमेशन के रेट को डिटेक्ट करता है, ESR जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ESR के अलावा माइग्रेन के टेस्ट के लिए आप सिर्फ MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टिक को ही आप टेस्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा क्लियर। अब माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन में क्या करें, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। और तो सबसे पहली चीज तो आप क्या क्या अवॉइड करें, माइग्रेन के लोग चीज को अवॉइड करें, नो मिल्क प्रोडक्ट, नो चीज, ठीक है। देन नो कॉफी, ठीक है, नो कॉफी, नो कैफीन, किसी भी तरीके से कुछ नहीं, ठीक है। और कोई भी सिट्रस फ्रूट नहीं, कोई भी खट्टा फल, कोई भी एनीथिंग जिसमें विटामिन सी है या सिट्रस है, बेसिकली खट्टापन है, वो उसको आप अवॉइड करें बिल्कुल भी, वो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करेगा, ठीक है। इसके अलावा हेड को हमेशा कवर करके, कभी भी देखिए माइग्रेन एक ऐसी चीज है जिसमें आप उसको मैनेज कर सकते हैं, 100% ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसके लिए आपको पूरा ही सिस्टम चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ट्रीट द माइग्रेन प्रॉपर्ली, जो कि सभी के लिए बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन
कवर योर हेड पार्ट, उसको एक्सपोज्ड ना रखें, हमेशा सर को कवर रखें, धूप में या हीटेड एनवायरनमेंट में ना जाएं, बॉडी को हमेशा ठंडा रखने की कोशिश करें, खाने पीने में भी ठंडी चीजें खाएं, जो जिनकी तासीर ठंडी, इससे आपकी बॉडी को काफी राहत मिलेगी। अब बात आती है, इसके अलावा एक कॉमन और समस्या है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है, फीमेल्स तो बहुत कम जो है उसको एड्रेस कर पाती है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, यानी कि 90% जो इसके केसेस आप जो बीमारी में बताने वाली हूँ, 90% केसेस जो है वो होते हैं 15 to 35 इयर्स की एज के बीच में, और ये बहुत ज्यादा है फीमेल्स में, ठीक है। उस बीमारी का नाम है ल्यूपस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज आपका बेसिक टेंडेंसी मैं बता देती हूँ उसका। उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो आपके नेचुरल इम्यूनिटी, यानी कि जो नेचुरल हेल्दी सेल्स हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। जो इम्यून सिस्टम है उसका जो मेमोरी है वो खराब हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके फाइटर सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी में जो बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल्स उनको फाइट बैक करके बाहर निकाल देती है, वो उनको डायग्नोज नहीं कर पाती, यानी कि वो अंतर नहीं कर पाती कि ये मेरे घर का व्यक्ति है, ये मेरे घर के बाहर का व्यक्ति है। ठीक वैसे ही तो उसमें क्या होता है, वो नेचुरल जो सेल्स है, हेल्दी सेल्स है, उनको डैमेज करने लगते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसीज फीमेल्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और फीमेल्स को उनके सिम्टम्स नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो उसको इग्नोर करती हैं। वो बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज में जब पहुंच जाता है, जब इनक्योरेबल स्टेज में आ जाता है, या उनको बहुत ज्यादा हैवी मेडिकेशन के स्टेज में आना पड़ता है, तब जाके वो कुछ जग पाती हैं। तो इसकी सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। इफ आप लोग अगर कोई भी ऐसा है जो आपके एक्सपीरियंस कर रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। पहला सिम्टम है इसका, आपको फटीग होगी, थकान होगी, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है। आपको फीवर होगा, जोड़ों में दर्द होगा, ज्वाइंट पेन होगा, ज्वाइंट स्टिफ होने लगेंगे, ज्वाइंट में स्वेलिंग रहने लगी, जोड़ों में कहीं के भी जोड़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फेस है, आपका जो नेक है, उसमें बटरफ्लाई शेप के रैशेज होने लगेंगे, यानी कि ये नाक का एरिया और ये पूरा एरिया, ये सब में पूरा रेड पैच बन जाएगा, तो एक बटरफ्लाई का शेप बनेगा। ऐसे ही आपके नेक में ये और ये एरिया में ऐसे बटरफ्लाई रैशेज में बन जाता है, तो पूरा ये एरिया जो है आपका कवर हो जाएगा रैशेज से। नेक ये एक प्राइमरी विजिबल सिम्टम है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज, तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो मेजर सिम्टम है आपको देखने मिलता है। इसके अलावा ये फेस, नेक एंड चीक्स पे पर्टिकुलरली आएगा। स्किन में लेजन्स यानी कि कट आपके आने लगेंगे। इसके अलावा जो हाथों पैरों की जो उंगलियां हैं, यानी फिंगर्स हैं, वो या तो जब आपको ठंड लगेगी या ठंडा मौसम होगा, या तो वो हाथों पैरों की जो उंगलियां हैं वो आपकी या तो सफेद हो जाएंगी या नीली हो जाएंगी। और ये जो है आपके स्ट्रेसफुल पीरियड्स के टाइम पे भी यही कंडीशन आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मेमोरी लॉस है, चेस्ट में पेन है, हेडेक है, परसिस्टेंट हेडेक, बार बार या फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ हेडेक, ये आपके होंगे। तो ल्यूपस जो है फीमेल में बहुत कॉमन है, और बहुत परसेंटेज में जो फीमेल हैं इसको इग्नोर करती हैं, इसके इनिशियल सिम्टम को इग्नोर करती हैं, और बाद में वो जो है उसको एड्रेस करने के टाइम पे तब तक हाथ से बात निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इशू आता है फीमेल्स में थायराइड का। थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म दोनों कंडीशन है। हाइपो यानी कि जब थायराइड ग्लैंड जरूरत से नॉर्मल कंडीशन से कम काम कर रही है,
और हाइपर मतलब जब जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, दोनों जब हाइपर होती है तो यानी कि क्या है, आप पतले दिखोगे। उसका बेसिक सिम्टम है कि हाइपर थायराइडिज्म के लोग पतले होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इसलिए क्योंकि जो एनर्जी कंजम्पशन इतना जो है बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है एनर्जी को जितना वो कंज्यूम कर रही है। इसकी वजह से दे आर लीन, उनका वेट लॉस होता है। वेट उनकी जो इवन एक समय ऐसा आता है कि वो बॉडी जो है मसल से जो है एनर्जी लेने लगती है, क्योंकि फैट डिपोजिशन जैसा उनकी बॉडी में इतना कुछ नहीं हो पाता। और जो फैट का काम होता है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। वो सारे जो वर्क हैं जो बॉडी फैट करता है वो सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो हो नहीं पाते। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों के कंडीशन में प्रेगनेंसी में फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है, उनको उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। हाइपो में क्योंकि मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा स्लो हो जाता है तो वो लोग मोटे होते हैं, वेट जरूरत से ज्यादा पुट होता है। जो भी खाएंगे करेंगे वो वट एवर दे विल डू, द बॉडी विल स्टोर मोर। इसके अलावा एक समस्या है बोन मिनरल डेंसिटी की। लो बोन मिनरल डेंसिटी की जो समस्या है वो इतनी ज्यादा है फीमेल्स में कि ऑलमोस्ट एवरी फीमेल लो बोन मिनरल डेंसिटी से ग्रसित है। ठीक है, कारण बहुत सारे हैं उसके, लेकिन अगर एक रिजल्ट के तौर पे देखें तो लो बोन मिनरल डेंसिटी है, जिससे कि कई तरीके की समस्या आती हैं। फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स हैं, बोन जॉइंट में पेन है, एक समय के बाद जल्दी अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, अर्ली जॉइंट पेन है, बैक एक इश्यूज हैं, तमाम तरीके की जो समस्या है फीमेल्स में आती है। ठीक है, अब इन सब में क्या करें? इसके अलावा एक चीज और है, और जो फीमेल्स में अब पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ गई है समस्या। दो समस्याएं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर की और एक एसटीडीज और एसटीआईज। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको हम कैसे करें? एक और समस्या जो फीमेल में पर्टिकुलरली होती है 35 के आसपास। ठीक है, जब 34-35 के आसपास वो ज्यादा होती है, पहले भी हो सकती है लेकिन उस 35 के आसपास उसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा डेवलप होने लगती है। टिल 45 और 45 से ऊपर वो है कोलन की, कोलन का हेल्दी ना रहना। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी समस्याएं आती है। एक सेकेंड, ओके। कोल अब जो कोलन की समस्या है, कोलन की समस्या से आपको क्या क्या समस्या है? कोलोरेक्टल कैंसर जो है बहुत कॉमन है, अब होता जा रहा है, वो आपको होगा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर अगेन बहुत कॉमन हो गया है, वो होगा। सर्विकल कैंसर के केसेस भी पहले से काफी बढ़ गए हैं। तो अब ये जो तीनों तरीके के जो इश्यूज हैं उनमें कौन कौन से टेस्ट करा इन जनरल? कुछ टेस्ट मैंने आपको पहले बता दिए, जैसे थायराइड के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के, ऑक्सीटोसिन के, प्रोलैक्टिन के भी करा सकती हैं अगर लैक्टेशन की कंडीशन में है जो फीमेल है तो। इसके अलावा सीरम CA-125 एंटीजन का टेस्ट है, TSH, LH, FSH के टेस्ट है, ESR का टेस्ट है। इनके अलावा और जो टेस्ट हैं वो है कॉर्टिसोल का और HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट। ये HPV का टेस्ट तो आप करा सकते हैं आराम से, 14 इयर्स से ऊपर आप कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, और ये कंपलसरी टेस्ट है क्योंकि HPV का जो टेस्ट है वो आपको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी आपके लिए यूज होता है। ठीक है, और STD STIs को भी प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और भी अदर तरीके की जो डायग्नोसिस है उसमें ये टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल का टेस्ट जो है आपके हार्ट डिसीजेस के लिए, आपके
स्ट्रेस के लेवल को, कॉर्टिसोल को बता दूं मैं, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हॉर्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल का टेस्ट अगर रैंडम भी करेंगे ना तो आपका ज्यादा आएगा। अगर आपका कॉर्टिसोल ज्यादा आ रहा है तो आपको एनी हाउ उसको कम करना है, नहीं तो आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वेट मैनेजमेंट की वर्क नहीं करेगी इफेक्टिवली। एनी हाउ ये जो है, जो वेट को मैनेज करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, या जिनको थायराइड भी है, वो भी कॉर्टिसोल का टेस्ट कंपल्सरीली कराएं। इसके अलावा सर्विकल स्क्रीनिंग आपकी, अगर आप 28 प्लस हैं, पहले हम कहते थे 30 या जो 30 के क्लब 30 में है, 30 या 30 प्लस है वो कराएं, लेकिन नहीं, अभी आप 28 प्लस हैं तो आप इसको करा सकते हैं, आप स्पीयर को आराम से। और 30 के आसपास है, 29 प्लस में है तो या 30 क्लब 30 में है या 40 में है तो आप जरूर कराएं ही कराएं, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। पैप स्मीयर टेस्ट जो है वो आराम से हो जाता है आपका, बट उसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेनी है। फिर है मैमोग्राम, फीमेल मैमोग्राम जरूर कराएं, ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग होती है, साल में एक बार आप मैमोग्राम जरूर कराएं। क्योंकि आप कितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें, मेनी अ टाइम्स वो मैमोग्राम अगर नहीं होता है तो आप बहुत ज्यादा इंटरनल डायग्नोसिस नहीं कर पाती। तो मैमोग्राम एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप कभी भी कराएं, बट कराएं जरूर। एसटीडी का जो एक कॉमन टेस्ट है जो मैंने बताया, एचपीवी टेस्ट, वो आप जरूर कराएं, ठीक है। इसके अलावा कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है, वो आप करा सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है सीटी कोलोनोग्राफी। सीटी कोलोनोग्राफी जो है ये आप 5 साल में एक बार करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी होता है, वो 10 साल में एक बार जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा एसडीएनए फिट टेस्ट, एसडीएनए फिट टेस्ट, एफआईटी फिट टेस्ट जो होता है वो हर 3 साल में आप कराएं अपनी कोलन या और रेक्टल स्क्रीनिंग के लिए, ताकि आपको कोलन से रिलेटेड, कोलन जो है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट होता है, तो प्लीज वो अगर आपका ठीक नहीं तो आपको मल्टीपल इश्यूज जो है गट रिलेटेड, रेक्टल इश्यूज जो है आपको आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत रैपिड चेंजेस आने लगते हैं, तो इसलिए ये जो कोलन वाला प्रॉब्लम है ये पर्टिकुलरली 35, ये 34 के आसपास या उससे आगे की जो फीमेल्स है उनमें ज्यादा आता है। इसके अलावा आप अगर 25 प्लस है तो आप बीएमडी का टेस्ट जरूर कराएं। 2 तरीके के बीएमडी टेस्ट होते हैं, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होते हैं, एक होता है पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल। सेंट्रल बीएमडी और पेरिफेरल बीएमडी दोनों अपना आप करवा सकती हैं। पेरिफेरल बीएमडी में आप देखिए जितने भी हेल्थ कैंप्स लगते हैं, फ्री बीएमडी कैंप जो है हड्डियों की जांच जो करते हैं वो पेरिफेरल बीएमडी नापते हैं, तो वो फिंगर्स से आपकी आपकी बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी देखी जाती है। उससे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, बट हाँ उसे इस्तेमाल उसको करा के ये जरूर आपको अंदाजा लगता है कि मेरी बॉडी स्टेटस कुछ ज्यादा ही खराब तो नहीं है, क्योंकि अगर पेरिफेरी से भी हट रहा है कैल्शियम या बोन खराब है आपकी, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, फिर तो आपकी बॉडी कभी भी कोलैप्स कर सकती है। पर सेंट्रल बीएमडी के लिए आप साल में एक बार ये स्कैन जरूर कराएं। ये स्कैन थोड़ा महंगा होता है लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साल में नहीं तो 1.5 से 2 साल के बीच में एक बार जरूर कराएं। तो वो है डेक्सा स्कैन, ठीक है, DEXA डेक्सा स्कैन। ये थोड़ा महंगा होता है, लगभग डिपेंड करता है, बट आपको ये 2000 से 7000 की रेंज में अलग अलग जगह पे ये मिल जाएगा, लेकिन 2000 से नीचे तो ये कहीं भी नहीं होता है। तो 2 साल में एक बार जरूर कम से कम इस टेस्ट को कराएं। इसके अलावा आप करा सकते हैं, अगर आप
सेक्सुअली एक्टिव फीमेल हैं, ठीक है, तो आप एलिसा और EIA टेस्ट जो HIV के लिए होते हैं वो ज़रूर कराएं। HIV टेस्टिंग में हमेशा आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती, हमेशा वो एनोनिमस आइडेंटिटी रखी जाती है। तो यू कैन इजीली गो एंड चेक फॉर योर हेल्थ स्टेटस, और ये कंपल्सरीली करें, क्योंकि फीमेल्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और 80% महिलाएं सेक्सुअली इन्फेक्शन से ग्रसित होती हैं एट सम पॉइंट और द अदर। किसी भी समय जीवन में हो सकता है, बट उनको एक बार कम से कम ये सेक्सुअल इन्फेक्शंस होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोलन के लिए एक सिग्मोइडोस्कोपी जो है वो भी एक कोलोनोस्कोपी का स्कैन होता है, वो भी आप करा सकती हैं इन केस आप अगर कोलोनोस्कोपी नहीं करा रही हैं या कोलोनोग्राफी नहीं करा रही। बट कोलोनोस्कोपी और कोलोनोग्राफी दोनों इजीली अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी जगह जाके करा सकती हैं। ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी महिलाओं को आम तौर पे होती हैं, ठीक है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी ही कॉमन है, लेकिन हम इन पे कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा फोकस किस पे रहता है, बस शुगर ज्यादा ना हो जाए, शुगर कम ना हो जाए, या क्योंकि अगर आपका देखिए कॉर्टिसोल गड़बड़ है तो डायबिटीज होनी है, क्योंकि आपको ओबेसिटी होगी आपके अंदर। और डायबिटीज जो है अगर हम डायबिटीज पे हम किसी दिन एक बड़ा सेशन रख सकते हैं अलग से, या अगर आप कोई हमारे कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिनमें हम डायबिटीज के बारे में बायोमार्कर्स की जानकारी देते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, डायबिटीज का जो कंडीशन है पहले से कहीं ज्यादा आया है, अब तो प्री डायबिटिक भी हो गए। तो उसका कारण है कि जो डायबिटीज की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है, ठीक है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपने जो बॉडी के बायोमार्कर्स हैं आप उनको एक बार अगर एक लिस्ट बना लीजिए कि इससे इतने से इतनी एज ग्रुप में मेरे को हर साल में एक साल में इतने ये टेस्ट कराने हैं, हर 2 साल में ये टेस्ट कराने हैं, हर 3 साल में ये टेस्ट कराने हैं, तब बस फाइनेंशियल लोड भी नहीं आएगा और आप इजीली अपनी बॉडी के प्रोफाइल को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ सोचने से और डॉक्टर के पास जाने से आपका शरीर ठीक नहीं होगा, अगर आप खुद उसका जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि शरीर आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, उसको क्योर नहीं कर सकता। डॉक्टर जो है, कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर जो है आपको सस्टेनेबल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ डिसीज को ट्रीट करता है, बॉडी को ठीक नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, आपकी बॉडी में खुद के अंदर वो क्षमता है कि आप ठीक कर सकें, लेकिन समय रहते ही आपको चीजें शुरू करनी होगी। अगर आपकी शरीर में कोई समस्या 20 साल की एज में आई है या 24 साल 21 साल की एज में आई है, तो उसका 20-21 साल की एज के टाइम पे ही समस्या नहीं होगी। वो आप कुछ 2-3 साल पहले से तसल्ली से उसको हवा दे रहे हैं, उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं और एक समस्या आ गई। तो कोशिश करें अपने आप को हेल्दी रखें, इन टेस्ट को रेगुलरली कराएं, या और भी कई टेस्ट हैं उनको आप रेगुलरली कराएं, और अपने बॉडी को टाइमली एक हेल्दी ट्रीटमेंट दें। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। किसी के सवाल हैं तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनिष्का सिंह जी इस शानदार सत्र के लिए। प्यारे साथियों, जो मैडम ने आप लोगों को टेस्ट के बारे में जानकारी दी, निश्चित तौर पर ये आपको लाइफ सेविंग सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भगवान ने एक नेचुरल अलार्म सिस्टम बनाया हुआ है। जब कभी भी आपका शरीर रोगग्रस्त होता है तो उसके पहले आपके शरीर में कुछ लक्षण उसके प्रकट होते हैं। जैसा मैडम ने आपको जो जानकारी दी, उन चीजों को देख करके आप बीमार होने से पहले
इस रोग से बचने के लिए ये टेस्ट करवा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि साल में 1 बार सभी व्यक्तियों को अपने पूरे परिवार का फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। जिन परिस्थितियों से आज हम गुज़र रहे हैं, उन परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी हम ऐसा भोजन कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में पहुँच जाती हैं, जो कहीं न कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। आज के इस विशेष सत्र को मैं चाहता हूँ कि मैडम ने जो समय दिया और जो रिसर्च करके आप हर सप्ताह हमारे बीच में आती हैं, उसके लिए एक-एक कोशिका से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है, तो वो हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, आप सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उमा शर्मा जी पूछ रहे हैं, पीरियड डिले किस हार्मोन की कमी से होते हैं मैम? और इनकी एज जो है 40 प्लस है। देखिए, आप ये समझिए, जिन हार्मोन्स की वजह से आपके पीरियड्स होते हैं, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये प्राइमरी होते हैं आपके। फिर आपके धीरे धीरे करके जो आपकी बॉडी वर्क करती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पे, तो ये जो एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वो 40 के बाद गिरने लग जाता है। तो आपकी बॉडी एक ऐसे नए फेज को ट्रांसफॉर्मेटिव फेज को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि उसको मेनोपॉज लेके आना है। क्योंकि अब ये जो मेनोपॉजल का जो एज है वो अलग अलग वुमेन की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी को वो 45 के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, किसी को वो 40 के आसपास थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो जैसा आपकी जेनेटिक्स है, प्लस आपका जैसा शरीर की बनावट है, प्लस आपका जैसा थ्रू आउट लाइफस्टाइल रहा, उन तीनों चीजों पे निर्भर करता है कि हार्मोन का डिक्लाइन आपका कितनी जल्दी शुरू होता है। तो ये जो एफएसएच और एलएच का टेस्ट है, ये फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 2 3 4 हार्मोन जो हैं सभी के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए बताए हैं। एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का यूजुअली कम होता है, लेकिन आप ये बाकी 4 हार्मोन्स का जो है टेस्ट जरूर कराएं। इनके डिक्लाइन होने या इनके माल फंक्शनिंग से आपको ये होगा। और दूसरा, घबराने की बात नहीं है। ये 40 के प्लस में जो होती हैं महिलाएं, उनमें इनका जो हार्मोन लेवल है नेचुरली डिक्लाइन होता है। बट अगर आप मीनोपॉजल एज में हैं तो आपके साथ काफी और समस्याएं भी आएंगी। इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, और डाइटरी समस्याएं भी बहुत ज्यादा आती हैं, तो उसका ध्यान रखें। मैम श्वेता जी का प्रश्न है, क्या मेरी आवाज इको हो रही है? नहीं 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 प्रमोद, आपकी नहीं हो रही है। अगर पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं तो उसका क्या कारण है? देखिए, एक सबसे बड़ी कारण है कि फीमेल जो है अनीमिक होती हैं। एक तो पीरियड्स के टाइम पे उनका मेजॉरिटी में ब्लड लॉस हो जाना, क्योंकि आपको मैं बता दूं श्वेता जी कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 14 दिन का होता है। ठीक है। अब जब फीमेल की बॉडी मेजॉरिटी में ब्लड लॉस करती है, तो अगली साइकिल में वो अगर वो पोषण ठीक से नहीं ले रही है, उसकी बॉडी में बाकी सारी चीजें जो आरबीसी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो ठीक नहीं है, तो जब तक वो नेक्स्ट साइकिल एक्सपीरियंस करेगी, तब तक वो उतना जितना रिकवरी हो जाना चाहिए बॉडी में उतना होगा नहीं। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ब्लड है वो बनेगा ही नहीं, तो वो निकलेगा कहाँ से? ठीक है। दूसरी चीज, तो ये अनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज, हार्मोन्स का उतना ना फ्लो होना, उतना प्रॉपरली ना रिलीज होना। ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है कि क्या आपकी बॉडी जो है मतलब ठीक से क्लीनिंग नेचुरली अपनी कर रही है या नहीं। तो यानी कि अगर आपकी बॉडी जो है बहुत इनएक्टिव है, खासकर की लोअर बॉडी, पेल्विक एरिया, जो बहुत फीमेल्स का, मैं बार बार कहती हूँ, पेल्विक एरिया बहुत वीक होता है। ठीक है। बहुत जाम होता है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है
तो भी आपको ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। आपने बहुत सारी दवाइयां कभी खाई हैं या कभी दर्द हो गया दवाई खा ली, तो कोशिश करिए कि पीरियड्स के टाइम में मेडिसिन ना खाएं। बहुत सारे और तरीके हैं, या फिर पीरियड से पहले भी फीमेल की बॉडी हार्मोन सेंसिटिव होती है, मैं बार बार कहती हूँ। तो नॉर्मली दवाइयां ना खाएं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स आपको अलग अलग तरह से खास करके ऐसे देखने में मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अगले। यस मैम, आप मैडम को मैसेज कर सकते हैं आप। एक्चुअली मैम जी कुछ जी समस्या ऐसी होती है कि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से पूछने में थोड़ा असहज होते हैं शायद। जी जी। आप मैसेज कर सकते हैं उमा जी। प्यारे साथियों, आज के इस सत्र में जितने भी साथी शामिल हुए उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो ये एक सप्ताह दिया। जी जी। आप, ये फीमेल्स में कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड के फ्लो को लेके। का एक मेजर कारण यही है कि फीमेल जो है ज्यादातर जो है प्रमोद एक्टिव नहीं होती हैं। वो काम तो करती हैं, थक जाती हैं, लेकिन जो एक्टिवनेस, जो फ्लेक्सिबिलिटी शरीर को चाहिए वो फीमेल्स में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करती हैं। और अनीमिया तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज में जो फीमेल हैं वो अनीमिक होती हैं। और अब तो वो इंटरजनरेशनल आ गया है कि माँ अनीमिक है तो बेटी या बच्ची अनीमिक होगी होगी। तो वो स्थिति भी है। तो कोशिश करें कि आप अनीमिया को दूर करें। उसके लिए रिगार्डिंग डेली बेसिस पे आपको काम करना होगा। एक दिन में कोई जादू की छड़ी आपको अनीमिया ठीक नहीं कर सकती। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी रहती है कि लगभग 85% जो महिलाएं हैं उनकी कोर मसल वाकई में वीक होती है। जो बहुत सारे वर्कआउट करती हैं या मजदूर वर्ग में आती हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अधिकतर जो महिलाएं हैं जिनका सिटिंग का काम है या जो कॉरपोरेट सेक्टर में है, उनको अर्ज इनकॉन्टेंसी जैसी डिजीज लगभग लगभग आजकल मेरे पास काफी पेशेंट इस चीज के आते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को जरूर सुधारें। थोड़ा वॉकिंग वगैरह जरूर करें, पड़े ना रहें घरों में, योग करें, ध्यान करें, ये जरूरी है। दूसरा, जो अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम मैडम आप बता रहे हैं मीनू गर्ग जी, हो सकता है आपको पीसीओडी या ओसीडी या पीसीओएस जैसी कोई समस्या में से चांसेस जी, हैं। अगर आपके आपके आपका थायराइड गड़बड़ है और आपके ये जो पीसीओएस से रिलेटेड हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। जो नेचुरल बॉडी हेयर्स है उनकी जो थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगी। और जो अनवांट जहाँ पे आपकी स्किन में नॉर्मली नहीं है, तो भी आपकी ये समस्या आपको हो सकती है। तो कोशिश मैम करिए कि अपने हार्मोन्स को चेक में रखें। मीनू जी, कोई टेस्ट के लिए आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं मैम इनको? मीनू जी कह रही है थायराइड है, तो मीनू जी मैंने आपको काफी सारे अदर टेस्ट भी बताए ठीक है हैं। मैम, थायराइड ठीक है। हाँ, इनके थायराइड ठीक है। ये पर मैंने और भी बहुत सारे टेस्ट बताए हैं। क्योंकि देखिए, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है प्रमोद, उनको यह हेयर का इशू आता ही आता है। ठीक है। खास करके हाइपोथायराइडिज्म के केस में जो फीमेल्स है उनको होगा। और थायराइड वालों को पीसीओएस का प्रॉब्लम आता ही आता है एक समय बाद। ठीक है, क्योंकि अगेन सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो अगर अभी ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अदर हार्मोन्स गड़बड़ हैं तो कोशिश करें, गो फॉर अ टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, गो फॉर एफएसएच एलएच टेस्ट। ठीक है। अ, हाँ रामानंद और जी, हो आप ठीक कह रहे हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात आपकी सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं हमेशा से। देखिए, हमारे जो पहले के लाइफस्टाइल थे प्रमोद, तो उसमें क्या है, हमारे घरों में, हमारे कल्चर में, शास्त्रों में भी ये डांसिंग जो है बहुत कंपलसरी हुआ करती। साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनके कल्चर में डांसिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को डांसर बनना है, लेकिन डांसिंग क्या है, आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव करती है। ठीक है। प्लस आपको कल्चर से भी जोड़ती है। तो कोशिश करें
कि अगर आप कोई जिम नहीं जा पा रही तो मत जाइए, अपनी मर्जी से गाना लगाइए, डांस करिए, बट डू सम फिजिकल एक्टिव जिसमें जिसमें बॉडी जो है थके, जिसमें आपकी बॉडी पार्टिसिपेट करे अलग अलग तरह से। ठीक है। ये सोचना कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं, तो टाइम पहले भी महिलाओं के पास नहीं था, आपसे ज्यादा महिलाएं फिजिकली इन्वॉल्व रहती, थक जाती थी। अब तो फिर भी ये थोड़ा बहुत आप टाइम निकाल सकते हैं, तो कोशिश करें जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगी फीमेल्स, उनके लिए उतना ही ज्यादा हेल्पफुल हो, उन मल्टीपल तरह से होगा, खाली पीसीओएस नहीं, उनको बहुत सारी समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं समझता हूँ ये जो कहानी लोग बनाते हैं कि टाइम नहीं है, ये निठल्ले और नाकारा लोगों का डायलॉग है। बिल्कुल देश सही का कहा। पीएम भी 1 घंटा अपने लिए समय निकालता है, उससे ज्यादा काम आप लोग नहीं करते होंगे। बराक ओबामा भी करता था, डोनाल्ड ट्रंप भी करता था योगा, मोदी जी भी करते हैं, और देश के लगभग लगभग प्रतिष्ठित जितने भी डॉक्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन, अंबानी भी करता है भाई। तो उससे ज्यादा तो कहाँ बिजी आप लोग रहते होंगे, केवल इच्छा शक्ति की कमी आप कह सकते हो। और ये बात बिल्कुल सत्य है, मैडम ने जैसा कहा कि पहले की महिलाएं जो थी आपसे कहीं ज्यादा काम करती थी। अगर हम आज की तुलना करते हैं, आज आपके पास बहुत सारी मशीनें हैं, आजकल तो रोबोट पोछा लगा रहे हैं। पहले नहीं होती थी चीजें भाई, वो हर हर घर में कोई ना कोई जानवर होता था, भैंसे होती थी, कोई भेड़ बकरियां पालता था, कोई गाय पालता था, उनका काम होता था, मशीनें थी ही नहीं। इसीलिए लोग ज्यादा फिट थे। जब से मशीनीकरण हुआ है तब से आप बीमार होना भी शुरू हो गए हैं। जब से आपने जीभ का स्वाद बढ़ा दिया तब से आप बीमार होने शुरू हो गए। जब से आपने शरीर को विश्राम देना शुरू कर दिया है तब से आप बीमार होना शुरू हो गए। तो इसलिए प्रयास जिस करें दिन कि आप अपने। जिस दिन आप अपने स्वाद के नौकर, जीभ के नौकर की नौकरी छोड़ देंगे, नौकर बनना छोड़ देंगे, उसके अधीन होना छोड़ देंगे, आपकी जीवन में 50% सुधार आ जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ आपकी इस बात से। आशा करता हूँ साथियों आज का सत्र आप लोगों के लिए लाभान्वित रहा होगा, आप सबने इसको एंजॉय किया होगा। खास करके महिलाओं के लिए समर्पित था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि कुछ पुरुष साथी भी बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, और मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हम प्रत्येक रविवार को हमारा जो सत्र होता है, डॉक्टर कनिष्का सिंह जी डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर लेते हैं, सेहत से जुड़ा हुआ होता है। आप सब लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके सुने। कुछ लोग मुझे फोन करते हैं कि सर हम पूरे परिवार के साथ बैठ के सुनते हैं, बड़ा खुशी मिलती है सुन करके कि कुछ हम अच्छा कर पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये यज्ञ समान कार्य आगे बढ़ता रहे। देश के प्रतिष्ठित लोग इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कनिष्का सिंह जी, आप देखिए कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, स्वयं की भी एक संस्था है, हर दिन किसी न किसी अवार्ड प्रोग्राम में रहते हैं, उसके बावजूद सप्ताह में एक दिन हमारे लिए समय निकालते हैं। तो आप लोगों को भी प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि इस मंच के साथ जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अपने स्वास्थ्य को जाने, अपने शास्त्रों को जाने, अध्यात्म को जाने, हमारी संस्कृति को जाने, और आयुर्वेद को समझते हुए अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का संकल्प लें। आज के विशेष सत्र के लिए जितने भी साथी जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी टेक्निकल टीम को भी बहुत धन्यवाद, और विशेष विशेष धन्यवाद डॉक्टर कनिष्का सिंह जी का, जिन्होंने समय दिया, इतना महत्वपूर्ण सेशन हमें दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, और जिस सारगर्भित तरीके से आप सत्र को लेते हैं, मेरी एक एक कोशिका आपको प्रणाम करती है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब हम कल एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ, एक नए वक्ता के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। आप सब लोग खुश रहें, निरोग रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।